उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन 2021 का हम लोग क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग पेपर 4 का जो कि भारत एवं विश्व के भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इनका क्वेश्चंस और आंसर देखेंगे डिटेल्स में। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन थी 2021 का, उसका मेंस एग्जामिनेशन 23 फरवरी 2023 से स्टार्ट हुआ था। इस वीडियो में हम लोग पेपर 4 जो जियोग्राफी से रिलेटेड है उसका क्वेश्चंस एंड आंसर देखेंगे। क्वेश्चन पेपर 4 पार्ट में बटा रहता है, तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 का, जिसमें कि टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, इसका हम लोग आंसर देखेंगे। हर एक क्वेश्चंस जो हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चंस देख लिया है। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन था कि सतत विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेकंड में था पिग्मी जनजाति भारत में कहाँ पाई जाती हैं, उत्तराखंड की विभिन्न जनजातियों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 था उत्तराखंड की प्रमुख आपदाओं का विवरण दीजिए। चिपको आंदोलन का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 6 में था उत्तराखंड की प्रमुख पनबिजली परियोजनाओं के नाम बताना है। सीढ़ीदार खेती दैट मीन्स स्टेप कल्टीवेशन क्या है, आवास को परिभाषित करना था। तो अब एक एक करके सबसे पहले 8 क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिफिनेशन था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 3 चीजें आती हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है इन्वायरमेंट, दूसरा है इकोनॉमिक और तीसरा है सोशल। अब जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि इन्वायरमेंट और वाइबल नेचुरल इन्वायरमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक सफिशिएंट इकोनॉमिक होनी चाहिए और सोशल नर्चरिंग कम्युनिटी होनी चाहिए। इन तीनों चीजों को मिलाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनेगा। ये हम लोग वेन डायग्राम भी दिखा सकते थे, लेकिन हमसे पूछा गया था कि डिफिनेशन बताना है। तो डिफिनेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है वो 1987 का ब्रूंटलैंड रिपोर्ट जो था, जो कि आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से निकला हुआ था, उसमें बताया गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। ये इस तरह से डिफाइन है कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर generation to meet their own needs. It provides a framework for the integrations of environment policy and development strategy. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ। अदर थिंग्स इसमें रिलेटेड जो चीजें हैं उसको हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न भी था जो कि यूपीएससी में आया था कि सतत विकास लक्ष्य क्या है। हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नहीं जानना था, केवल सतत विकास को परिभाषित करना था। तो सतत विकास का परिभाषा कुछ इस तरह से लिखेंगे जो ब्रूटलैंड रिपोर्ट के ही अकॉर्डिंग है। ऐसे विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करता है कि भावी पीढ़ी को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किसी प्रकार का समझौता न करना पड़े, इसे सतत विकास या धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिफिनेशन है जो कि हमारे क्वेश्चंस में पूछा गया था। हमें आंसर में इतना ही लिखना था। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि 2015 में जो यूनाइटेड नेशंस है इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाए, जिसमें कि 17 गोल्स और 169 टारगेट्स थे, जिसका कि टाइम पीरियड 2016 से लेकर 2030 यानी कि 2015 से लेकर 2030 तक है, 15 सालों के लिए। ये भारत के समक्ष सतत विकास से जुड़ी कुछ चुनौतियां आप देख सकते हैं। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में किए जा रहे प्रयास, ये अदर थिंग्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पिग्मी ट्राइब्स के बारे में पूछा गया था कि पिग्मी ट्राइब जो है भारत में कहां पर पाए जाते हैं, किस रीजन में पाए जाते हैं। एक्चुअली जो पिग्मी ट्राइब्स हैं वो अफ्रीका में मेनली पाए जाते हैं, और अफ्रीका में वो भी कॉन्गो बेसिन जो है इक्वेटर के पास, वहां पर ये पाए जाते हैं। और चूंकि हमें पूछा गया था भारत से रिलेटेड, तो साउथ एशिया में, और ये भी हम जानते हैं कि सबसे पहले पिग्मी जो जनजाति हैं वो निग्रोइड्स रेस के हैं। इंडिया में अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स हैं वहां पर पाए जाएंगे ये। तो हमें बस यही लिखना था कि पिग्मी जनजाति जो है वो भारत के अंडमान एंड निकोबार रीजन में पाए जाते हैं और ये निग्रोइड रेस के होते हैं। इतना ही हमारे आंसर में सफिशिएंट था। क्वेश्चन हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 जो था ये पूछा गया था कि भारत के किस क्षेत्र में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। तो भारत में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो रीजन है वहां पर पिग्मी जनजाति पाई जाती है और ये निग्रोइड्स रेस के होते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि उत्तराखंड की विभिन्न जनजातियों के नाम लिखने हैं हमें। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने डिटेल्स में देख लिए हैं। जो जो डेटा आपको समझ में आता है यहां से आप नोट कर लेंगे, क्योंकि हमारा ये शॉर्ट आंसर है तो हम लोग शॉर्ट आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो था डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड, जो सबसे बड़ी जनजाति है उत्तराखंड में वो है जौनसारी, फिर है थारू ट्राइब्स, फिर रजी ट्राइब्स, बुक्शा ट्राइब्स और भोटियास। ये 5-6 जो ट्राइब्स हैं उत्तराखंड में पाए जाते हैं, इन्हीं का हमें केवल नाम लिखना था। तो यदि पूछा ये भी जाता, ये हम लोग लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो जनजाति है जिसकी संख्या है वो जौनसारी की है और दूसरे नंबर पर थारू पीपल्स हैं। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 था उत्तराखंड में आने वाले जो आपदाएं हैं उनके नाम लिखने थे। तो सबसे पहले एक्चुअली इसमें आपदा का डिफिनेशन नहीं पूछा था, लेकिन हम लोग आपदा का जो डिफिनेशन होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। और सडन हैपनिंग दैट कॉजेज इनॉर्मस डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टीज एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ नेशंस और सोसाइटी इज कॉल्ड डिजास्टर। डिजास्टर में हमेशा ये सडन जो वर्ड है, अचानक घटित घटनाओं को, वो नेचुरल हो सकती हैं, वो मैनमेड हो सकती हैं, उसे ही डिजास्टर कहा जाता है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है सडन, जिससे कि लाइफ, प्रॉपर्टी, सोशल एस्पेक्ट, ये सारी चीजें डैमेज हो, लॉस हो, ऐसी चीजों को, ऐसी सडन घटनाओं को हम लोग डिजास्टर कहेंगे। डिजास्टर 2 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है नेचुरल डिजास्टर और सेकेंड हो सकता है मैनमेड डिजास्टर। तो सबसे पहले हम लोग मैनमेड डिजास्टर देख लेते हैं। सेम चीज होगी कि सडन जो घटनाएं हैं मैन के द्वारा की जाए उन्हें हम मैनमेड डिजास्टर कहेंगे, जिसमें कि एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, फॉरेस्ट फायर,
collapsing of building due to uses of poor quality materials, terrorism, these are a man-made disaster। बट हमें केवल नाम पूछा गया था कि उत्तराखंड में, जैसे क्वेश्चंस अपना ये है, एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा था और हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है 20 वर्ड्स में। उत्तराखंड की प्रमुख आपदाओं का विवरण किसी है, तो उत्तराखंड में मुख्यतः जो आपदाएं हैं वो नेचुरल आती हैं, जिसमें कि भूकंप, फ्लड्स, हैवी रेनफॉल, लैंडस्लाइड्स, दिस आर अ नेचुरल डिजास्टर ऑकर्ड इन उत्तराखंड। सो हम ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर में ऑलरेडी हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जानते हैं, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एरप्शंस, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड लिखना था, तो अर्थक्वेक उत्तराखंड में होगा, फ्लड्स होंगे, क्लाउड ब्रस्ट होगा, नेक्स्ट लैंडस्लाइड हो जाएंगे, दिस आर अ नेचुरल डिजास्टर। और मैन मेड डिजास्टर में हम लोग रोड एक्सीडेंट लिख सकते हैं, एक ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिसमें कि मैन मेड डिजास्टर में हम लोग रोड एक्सीडेंट को यहां पर डाल सकते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चिपको आंदोलन क्यों महत्वपूर्ण था, इसके बारे में लिखना था हमें। तो सबसे पहला जो था, हम लोग ये लिख सकते हैं कि चिपको मूवमेंट जो है 1973 में स्टार्ट हुआ था। क्यों इंपॉर्टेंस है, इसमें कहा गया था कि इसका एम था टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, बट परहैप्स इट इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर द कलेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ वुमेन फॉर द कॉज ऑफ प्रिजर्विंग फॉरेस्ट। उत्तराखंड में जो महिलाएं हैं वो मेनली घर द्वार और आगे जंगलों को देखती हैं, तो यहां पर कलेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ वुमेन का देखने को मिला चिपको आंदोलन में, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। अदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने ये लिखा है कि द अपराइजिंग अगेंस्ट द फेलिंग ऑफ ट्री एंड मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ओरिजिनेटेड इन, तब उत्तर प्रदेश था, चमोली डिस्ट्रिक्ट नाउ उत्तराखंड, 1973, एंड इज नो टाइम स्पेल्ड ऑन टू अदर स्टेट्स इन नॉर्थ इंडिया। द नेम ऑफ मूवमेंट चिपको कम्स फ्रॉम द वर्ड इम्ब्रेस एज द विलेजर हग्ड द ट्रीज एंड इनसर्कल्ड देम टू प्रिवेंट बीइंग हैक्ड। तो ये कुछ चिपको आंदोलन से रिलेटेड चीजें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उत्तराखंड में, उनके कुछ नाम लिखने थे। ये डिफरेंट नेम्स हैं, जिसमें कि यमुना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 1, स्टेज 2, ये अदर हैं, चिल्ला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मैनरी भाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अदर में हम ये लिख सकते हैं कि टेहरी है, तपोवन है, विष्णुगढ़, पीपल कोटी, सिंगौली, भटवारी, फट बुंग, ये जितने सारे हैं ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उत्तराखंड में। इनके केवल नाम लिखने थे हमें 4 का, तो क्वेश्चन नंबर 6 का वो आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेप कल्टीवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। उत्तराखंड में स्टेप कल्टीवेशन ही होता है मेनली। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जो 2 जिले हैं अपने, इनको छोड़ दिया जाए तो सारे जिले जो हैं, अदर जो 11 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड के, वहां पर स्टेप कल्टीवेशन, जिसे ट्रेस कल्टीवेशन भी कहा जाता है, इस तरह के हमें फिगर देखने को हर एक जगह मिलती हैं। तो यही है स्टेप कल्टीवेशन। इन हिल स्टेप फार्मिंग ऑल्सो नॉन एज ट्रेस फार्मिंग इज prevalent to protect the soil from water current flow on slopes. It's basically farming practice that incorporates a series of steps on the slopes known as trace or steps. The fundamental benefit of trace farming is that it conserves soil and water. ये इसका डिफिनेशन के साथ साथ इसकी जो इंपॉर्टेंस है कि क्या बेनिफिट है, दैट कंजर्व सॉइल एंड वाटर, हमने इसका आंसर भी लिख लिया। ट्रेस फार्मिंग क्या है, तो ट्रेस फार्मिंग एक प्रकार की खेती है जो पौधों के विस्तार के लिए, कृषि भूमि को बदलने के लिए पुनर्व्यवस्थित करती है। पहाड़ियों और पहाड़ों पर भी फसल उगाने की विधि को छत पर खेती के रूप में समझा जाता है। पार्ट टेरेस एक समतल ढलान है जिसे प्रभावी, ये सारी चीजें हैं। मेनली हमें यह लिखना था कि ट्रेस फार्मिंग से मिट्टी का क्षरण तो रुकता ही है, साथ ही साथ मिट्टी को बचाने में भी मदद मिलती है। खेती ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में की जाती है। ट्रेस फार्मिंग इस खेती के अनुसार विधियां बहुमुखी फसलों को उगाने का आश्वासन देती हैं। यह खेती कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि पर खेती करने से कहीं आगे जाती है। खेती मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। ट्रेस फार्मिंग की जो आविष्कार है, इनका लोग जो है, जो दक्षिण अमेरिका में रहते हैं, ये ट्राइबल पीपल्स थे, दक्षिण अमेरिका के पहाड़ियों में रहते थे, इन्होंने इस खेती को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था हैबिटाट, डिफिनेशन ऑफ हैबिटाट पूछा गया था। और हैबिटाट इज एन एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स थ्रू आउट द ईयर और फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम टू फाइंड अ मेट। द हैबिटाट कंटेन्स ऑल an animal needs to survive such as food and shelter. A microhabitat is a small area with difference. So केवल हमें हैबिटाट का डिफिनेशन लिखना था कि हैबिटाट एक ऐसा जगह एनवायरनमेंट में जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म पूरे साल या कुछ समय के लिए रहता है और वहां पर वो मेट भी करता है। द अर्थ आवर हैबिटाट, हमारा पृथ्वी जो है वो सबसे बढ़िया हैबिटाट का एग्जाम्पल है। पारिस्थितिकी में आवास शब्द का मतलब क्या है? आवास एक प्रजाति विशिष्ट शब्द है जो पर्यावरण या वनस्पति संयोजन जैसी अवधारणाओं से मौलिक रूप से भिन्न है, जिसके लिए आवास प्रकार शब्द अधिक उपयुक्त है। जैसे इसमें क्या है, पारिस्थितिकी में आवास शब्द संसाधनों, भौतिक और जैविक कारणों की सारणी को संरक्षित करता है जो एक क्षेत्र में मौजूद है, जैसे किसी विशेष प्रजाति के अस्तित्व और प्रजनन का समर्थन करने के लिए। तो आवास को हम लोग डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि किसी प्रजाति के अस्तित्व और प्रजनन का समर्थन वो जगह करता है जो उसका आवास होता है। जैसे प्रवाल भीति, फिनिक्स द्वीप संरक्षित क्षेत्र, पेंगुइन जो है अंटार्कटिका की बर्फ में रहती हैं, ये उसका आवास हो गया।
तो पेंगुइन के लिए अंटार्कटिका उसका एक आवास है। उसी तरह से आर्कटिक जो है पोलर बियर के लिए उसका आवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर जो 15 तक है, 9 में पूछा गया था ताप बजट, हीट बजट के बारे में। मेजर आयरन और रीजन्स इन इंडिया पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 में शुगर प्रोडक्शन इन इंडिया पूछा गया था। वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 13 में भारत में कृषि के महत्व को दर्शाना था। क्वेश्चन नंबर 14 संसाधन की कमी का मतलब क्या होता है ये बताना था। और क्वेश्चन नंबर 15 में था मेजर फिजियोजियोग्राफिक यूनिट्स इन इंडिया। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हीट बजट इज अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन इनकमिंग हीट इंसोलेशंस एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ एंड आउटगोइंग हीट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एस्केपिंग इट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये इसका डिफिनेशन हो गया। यही हमसे पूछा गया था हीट बजट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है आयरन ओर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। डिफरेंट रीजन जो थे आयरन ओर के वो पूछे गए थे। तो उड़ीसा में है बैलाडीला, यहां पर ये जो है सॉरी उड़ीसा में नहीं, ये उड़ीसा में बाराबिल कोयरा वैली है और छत्तीसगढ़ में बैलाडीला है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में बैलाडीला हो गया, तो ये दो रीजन के नाम हो गए। नेक्स्ट झारखंड रीजन है, कर्नाटका है जिसमें कि खुदेरमुख जो है वहां पर काफी आयरन ओर मिलते हैं। अदर स्टेट जो कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहां पर भी पाए जाते हैं आयरन ओर। तो हमें मेनली 3 या 4 लिखने थे, जिसमें कि हमने उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 शुगर प्रोड्यूसर से क्वेश्चन पूछा गया था। महाराष्ट्र री इमर्जेस एज अ टॉप शुगर प्रोड्यूसर। ये क्वेश्चन था, कहां पर इसके रीजन है शुगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन का, वो बताना था हमें। महाराष्ट्र हम लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं और साउथ इंडिया में तमिलनाडु लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं। शुगर जो से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, ट्रोपोस्फेयर से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 12 में डिफरेंट जो लेयर्स हैं उसके बारे में पूछा गया था। तो ये अर्थ सरफेस हो गया, तो सबसे जो पहला स्फीयर है वो ट्रोपोस्फीयर है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर है, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। इस थर्मोस्फीयर को आयनोस्फीयर भी कहते हैं। ये हम लोग लेयर भी देख सकते हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर। ये इसका हाइट है अर्थ के अकॉर्डिंग। ये किस चीज के लिए फेमस है ये भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हमसे केवल नेम पूछा था। तो थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर हम लोग नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। डिफरेंट टाइप्स के जो रिवोल्यूशंस थे वो पूछे गए थे इसमें। तो एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन रेफर्स टू द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एग्रीकल्चर व्हेन देयर आर इन्वेंशंस, डिस्कवरीज और न्यू टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेड। दिस रिवोल्यूशन चेंज द वे ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन रेट। डिफरेंट टाइप्स के वेरियस केवल नाम पूछे गए थे, जिसमें कि ग्रीन रिवोल्यूशन व्हीट और राइस प्रोडक्शन से रिलेटेड था। सिल्वर प्रोडक्शन एक प्रोडक्शन से रिलेटेड है। गोल्डन रिवोल्यूशन जिसमें कि 91 से 2000 के बीच में ये गोल्डन रिवोल्यूशन हुआ था। दिस मेड वर्ल्ड लीडर इन प्रोडक्शन ऑफ बनानास, मैंगोज एटसेट्रा। गोल्डन रिवोल्यूशन में था। ब्राउन रिवोल्यूशन में मेनली जो था ये फोकस ऑन मीटिंग डिमांड फॉर कॉफी फ्रॉम डेवलप्ड। तो कॉफी के लिए ब्राउन था। ब्लू जो था जो फिशेस या एक्वा कल्चर से रिलेटेड चीजें थी उसके लिए ब्लू रिवोल्यूशन था। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए था ये। नेक्स्ट तो ये ब्लैक प्रोडक्शन जो है, ये ब्लैक प्रोडक्शन ये एग्रीकल्चर से नहीं होगा क्योंकि हमें एग्रीकल्चर से केवल बातें करनी थी। नेक्स्ट है पिंक रिवोल्यूशन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मीट प्रोडक्शन के लिए था। ग्रे रिवोल्यूशन ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, ये हम लोग एग्रीकल्चर में रख सकते हैं ग्रे रिवोल्यूशन को। व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से था। ऑपरेशन ग्रीन ये ऑपरेशन फ्लड जो कि व्हाइट रिवोल्यूशन है उसको फिर से लॉन्च करने से था। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन थे और वो किस चीज के लिए फेमस थे ये चीज हम लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें पूछा गया था कि संसाधनों का स्कार्सिटी। तो प्राकृतिक संसाधनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके बिना वैश्विक मानव और आर्थिक विकास नहीं हो सकता। यह देखा गया है कि औद्योगिक क्रांति के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है तथा खनिज, जीवाश्म ईंधन, पानी, लकड़ी और भूमि जैसे इन संसाधनों के मांगों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। दुर्भाग्यवश इन संसाधनों को नियंत्रित करने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं, परंतु फिर भी इसके उपभोग में वृद्धि होती जा रही है तथा इन संसाधनों में कमी होने से पर्यावरण को क्षति भी पहुंची है, ऐसा ये लिखा जाएगा। सबसे पहले स्कार्सिटी का मतलब ये होता है कि इज वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोनॉमी। इट मींस दैट द डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज इज ग्रेटर देन द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देयरफॉर स्कार्सिटी कैन लिमिट द चॉइस अवेलेबल टू द कंज्यूमर हु अल्टीमेट मेक ऑफ द इकोनॉमी। तो ये हम लोग लिख सकते हैं स्कार्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना जो 15 था उसमें ये पूछा गया था कि फ्यूचर जियोग्राफिक रीजन जो है इंडिया का वो कितना है। तो हम 6 पार्ट में बांट सकते हैं एनसीईआरटी के भी अकॉर्डिंग। इसमें नंबर फर्स्ट में द हिमालय माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, द डेजर्ट, द इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। ये 6 के नाम लिखने थे और हमें डिटेल्स में इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इंडिया का मैप भी बनाकर छोटा सा हम लोग दिखा सकते थे इसको और 6 नाम लिख सकते थे।
तो हमें वो 2 मार्क्स मिल जाते। तो ये अपने पार्ट फर्स्ट के, जिसमें कि टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, हम लोगों ने आंसर देखा। अगले वीडियोस में हम लोग जो पार्ट सेकंड है, जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, 5 मार्क्स के वो क्वेश्चंस होते हैं, उसका हम लोग आंसर देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 जो है अपना 10 क्वेश्चंस है, इसका हम लोग आंसर अगले वीडियो में देखेंगे। सो थैंक्स एंड टेक केयर।